नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पॉलिटी की डे वाइज सीरीज कर रहे हैं, टॉप 500 एमसीक्यू की। अब देखिए, आपका यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए आपको काफ़ी समय मिल चुका है। एग्जाम जो है आपका ना ही जुलाई में है ना ही अक्टूबर में। जो डेट निकल के आ रही है वो है आपकी नवंबर में, तो आपके पास में काफ़ी टाइम है। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें आर ओ की ना, तो वो भी एग्ज़ाम अभी जल्द आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो भी यूपी पीसीएस एग्जाम के आसपास ही उसकी भी डेट जाएगी। तो अभी बहुत समय है आपके पास में। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं भी करी है तो अब अपने अंदर बुद्धि ले आओ, और अगर अभी से भी आपने पढ़ाई पे अपना ध्यान सही से केंद्रित कर दिया तो आराम से ये दोनों पेपर निकल जाएंगे। और यूपी पीसीएस की तो भैया पोस्ट जो एसडीएम है ना, वो जो आपकी ड्रीम पोस्ट है वो आपको मिल सकती है। साथ ही साथ में आरओ की भी समीक्षा अधिकारी भी आपको पोस्ट मिल सकती है। बस मेहनत करनी है। आज से आपको बुद्धि है ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज से जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक डेली जो है ना आप लोग को मेहनत करनी है। और इसी मेहनत में ये सीरीज जो है पॉलिटी की चल रही है, क्योंकि यूपी पीसीएस के एग्जाम में ना कम से कम 20 क्वेश्चन के आसपास पॉलिटी से पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए, इस टाइम पे हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सब में आप खुद देखो चार चार स्टेटमेंट दे रखी हैं, ठीक है। तो हम लोग सारी स्टेटमेंट को कवर करेंगे तो एक तरीके से आपका पूरा टॉपिक जो है ना वो कवर होता जाएगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Which of the following are the states in which the लोकायुक्त एक्ट includes the chief minister in its ambit? निम्न में से किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी लाया गया है, ठीक है। तो ये बात हो रही है। अब देखिए, इसके बारे में जो लोकपाल आपका अधिनियम है, जो लोकपाल एक्ट है, लोकायुक्त एक्ट है, इसके बारे में कहानी समझिए। साल था आपका 2011, ठीक। केंद्र में सरकार थी किसकी, यूपीए की। यूपीए क्या था आपका, जो कांग्रेस सरकार थी ना, कांग्रेस पार्टी और उसकी जो बाकी पार्टी वो गठबंधन था, उसको यूपीए बोला जाता है। तो कांग्रेस की सरकार थी उस समय पे। जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे आपके, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक। इस समय पे ना काफी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, किसके ऊपर में, आपकी कांग्रेस सरकार के ऊपर में। इसी समय पे 2011 में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ में आंदोलन चालू हुआ। वो किसने चालू करा था, वो चालू करा था आपके अन्ना हजारे ने, ठीक है। 2011 की बात हो रही है। और इसी को सपोर्ट करा था जो अभी आप दिल्ली के मुख्यमंत्री देखते हैं ना, अरविंद केजरीवाल। उस समय पे अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता था। या आप समझो उस समय पे आपका सर्विस में ही थे, ठीक है। तो इन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया था, यहीं से सब चेहरे निकल के आए, तो इनको बीजेपी ने भी सपोर्ट करा था, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो आंदोलन था ना वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, क्योंकि इस समय भ्रष्टाचार के आरोप काफी लग रहे थे। और इनकी जो मेन मांग थी ना वो यही थी कि इस देश में क्या होना चाहिए, जो लोकपाल एक्ट है ना वो आना चाहिए। इसी को देख के सरकार के ऊपर प्रेशर बना और सरकार ने 2013 में एक एक्ट पास करा, आपका लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट, ठीक है। लोकायुक्त एक्ट, ये ध्यान रखिएगा, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट पास करा 2013 में। अब इसका मेन काम क्या था, देखिए ये करते हैं क्या, लोकपाल और जो लोकायुक्त है ना ये भ्रष्टाचार की जांच करते हैं, ठीक है। अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे ना तो भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। जो लोकपाल करेगा वो आपका करेगा केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में, ठीक है, सेंट्रल। और जो लोकायुक्त करेगा वो आपका जो राज्य सरकार होगी ना, स्टेट गवर्नमेंट, उसके खिलाफ में करेगा, ध्यान रखिएगा। अब है क्या ना, लोकपाल की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि मान लो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन आरोप किसके ऊपर लगे, मान लीजिए प्रधानमंत्री के ऊपर लगे, तो उस पर कौन जांच करेगा। बड़े बड़े मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे तो जांच कौन करेगा, नॉर्मल सीबीआई तो कर नहीं पाएगी, क्योंकि सीबीआई खुद आप समझो सरकार के हिसाब से चलती, सरकार बोलती वही करना पड़ता है। क्योंकि ये चीज सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है कि ये केस्ड पैरेट है, पिंजरे में बंद एक तोता है सीबीआई, ठीक है। तो लोकपाल की जरूरत इसीलिए थी। तो लोकपाल केंद्र सरकार में अगर आरोप लगा प्रधानमंत्री पे, बाकी मंत्रियों पे, तो भ्रष्टाचार का वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ऐसी जो लोकायुक्त है ना, ये आपका राज्य सरकार में चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे जितना बड़ा मंत्री हो, उसके खिलाफ भी जांच कर सकते हैं भ्रष्टाचार की। तो ये पूरी कहानी है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अब यहीं पे बोला जा रहा है कि किन राज्यों में जो लोकायुक्त अधिनियम है उसके दायरे में मुख्यमंत्री को भी लाया गया। तो ये लाया गया आपके गुजरात और मध्य प्रदेश में, सिर्फ दो ही राज्यों में, ठीक है। कौन से, गुजरात और मध्य प्रदेश। ये चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। स्थानीय शासन की बात हो रही है, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है ना उसके बारे में बात हो रही है, ठीक। अब पहली चीज तो ये समझो, जब हमें आजादी मिली ना तो हमने भैया सरकारें जो बनाई थी ना इस देश में वो कैसे बनी, ठीक है। मतलब कैसे, एक होगी आपकी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो मेन देश के मुद्दे देखेगी। जैसे मान लो देश के मुद्दे क्या है, सेना है एक देश का मुद्दा,
उसके बाद में और क्या होगा, मान लो विदेश नीति है तो इस केंद्र सरकार देखेगी, ठीक है। कम्युनिकेशन है, फिर उसके बाद में राज्य सरकार होगी, एक राज्य सरकार क्या होगी, जो स्थानीय मुद्दे होंगे, स्थानीय मुद्दे में भी कैसे, जो राज्य के मुद्दे होंगे, राज्य के इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके बाद में एक जरूरत ये भी पड़ रही थी कि एक जो है ना गांव क्षेत्र तक भी एक सरकार हो, ठीक है, शहर स्तर पर भी एक सरकार हो। मान लो पानी पहुंचाना, पानी सही से नहीं पहुंच रहा है तो क्या वो राज्य सरकार काम करेगी क्या, उसका उसके अधिकारी नहीं, इनके पास में और बड़े मुद्दे हैं राज्य के। तो इसके लिए संविधान में 73rd, ठीक, 73rd आपका संविधान संशोधन अधिनियम पास कराया गया, ठीक है। उसके बाद में जोड़ा गया कि अब क्या होगा ना, एक लोकल गवर्नमेंट भी होगी, लोकल गवर्नमेंट भी होगी, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट में एक होगी आपके गांव के लिए, रूरल एरियाज के लिए, गांवों के लिए होगी, और एक होगी आपके शहरी एरियाज के लिए। शहरी एरियाज वाले को क्या बोला गया, नगर निगम, आप सुनते भी होंगे, नगर पालिका। और जो रूरल है इसके लिए आपका पंचायती राज हो गया, ठीक है, ग्राम सभा, जिला परिषद, ये सब आप लोग न्यूज सुनते होंगे, ठीक। तो ये तो कहानी रही आपकी लोकल सरकार की। अब यहाँ पे ये समझो हमारे देश में इस समय पे ना जो संघीय व्यवस्था है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें 3 तरीके की सरकार है, 3 टायर है। एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, और एक आपकी स्थानीय सरकार है, लोकल सरकार, ठीक। अब इसमें यहाँ पे यही बोला जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट है ना वो पहली वाली में बात क्या बोली जा रही है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोकल गवर्नमेंट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट टायर इन द फेडरल सिस्टम। तो ये गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार में ना जो परिसंघीय प्रणाली है उसमें स्थानीय शासन स्वतंत्र कोटि है। इसमें बोला जा रहा है जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया, स्टेटमेंट ही गलत है। क्योंकि जो हमारा आपका लोकल गवर्नमेंट है ना, जो आपकी स्थानीय शासन है, वो स्वतंत्र है, वो हमारे संविधान में 73rd संविधान संशोधन अधिनियम से बनी है। तो गलत यही होगी, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन में तो ये पूछा जा रहा था इनकरेक्ट कौन सा, तो पहले वाला ही करेक्ट हो गया, बोला यही भरोगे, ठीक है। कंफ्यूजिंग रहता है ऐसे क्वेश्चन ना, कंफ्यूजिंग रहते हैं कौन से इनकरेक्ट है, इसी के लिए तो भैया आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। फिर जो आपकी लोकल बॉडीज है उसमें 1/3 सीट जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये बिल्कुल सही है। फिर क्या, जो इनको पैसा कहां से मिलेगा, अब जो सरकार चलानी तो उनको टैक्स आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। अब जो स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करती है, भी बिल्कुल सही है। आयोग कौन सा करेगी, जो आपका पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था एक फाइनेंस कमीशन होता है देश के लिए, जो बताता है कि देश, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कैसे पैसा बंटना है, जो टैक्स से आया केंद्र सरकार के पास में। ऐसे ही जो आपकी पंचायत है ना, जो लोकल सरकार है, उनके लिए ये पैसों के बारे में कौन बताता है, एक राज्य का, आपका राज्य का भी क्या होगा, वित्त आयोग, ठीक है, वो बताएगा। फिर जो इनका चुनाव होता है वो कौन कराता है, वो राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है, राज्य का निर्वाचन आयोग। जो देश का इलेक्शन कमीशन है ना वो नहीं कराएगा, हर राज्य में भी आपका निर्वाचन आयोग है, सिर्फ वही कराता है, ध्यान रखिएगा। अब क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है इफ इन एन इलेक्शन टू अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द कैंडिडेट हु इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड लूजेस हिज डिपॉजिट, इट मींस दैट यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है, तो उसका अर्थ क्या है। देखिए होता क्या है ना, हमारे देश में चुनाव लड़ना, किसी को भी चुनाव लड़ने की आजादी, लेकिन अगर आपको उसका चुनाव लड़ना है, जैसे विधानसभा का चुनाव, तो करना क्या पड़ता है, मान लो किसी एक जने को चुनाव लड़ना है, तो उसको जब नामांकन करेगा ना तो 10,000 रुपए की राशि जमा करनी पड़ेगी। ये इसलिए जमा कराई जाती है कि मान लो जो गली के मोहल्ले होते हैं ना, जो युवा नेता बहुत बनते हैं गली के, जो आप नेता बनेंगे अपने आप को, वो जाके भी चुनाव ना लड़ने लग जाए, तो इसलिए 10,000 रुपए की राशि जमा करनी पड़ती है। अब होता क्या है ना, इनकी राशि खो सकती है अगर इनको जो वोट है ना 1/6, ठीक है, अगर 1/6 इनको वोट ना मिले तो इनकी राशि जो है वो जा सकती है, ठीक, एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें बात यहाँ पे ये है, मान लो कि टोटल जो वोट है ना किसी आपके जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें 120 वोट पड़े, तो अगर 1/6 वोट की बात करें ना 1/6 की, तो कितने होगा, 1/6 इंटू 120, ये हो गए आपके 20, तो 20 वोट मिलने चाहिए। लेकिन जो चुनाव जिन्होंने लड़ा था वो बहुत सारे लोग लड़े थे, उन्होंने वो कम से कम 15 लोग लड़े चुनाव, लेकिन जो उसमें विजेता हुआ है ना उसको सिर्फ 18 वोट मिले। बाकी जितने भी 14 लोग जो चुनाव लड़ा था ना, किसी को 15 मिले, किसी को आपको 12 मिले, किसी को 13 मिले, किसी को 5 मिले, किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को 17 मिले। जीतेगा कौन, जीतेगा तो आपका 18 वाला, लेकिन इसकी जमानत, इनकी भी जमानत जब्त हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इनको 1/6 वोट जो है नहीं मिला है, लेकिन जीता इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा वोट इनके हैं। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल था। तो इसका मतलब यही है कि कब जमानत जब्त होगी, और चुनाव भी जीत गया और तब भी जमानत जब्त हो जाए, वो कब होगी, जब बहुत सारे प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी, ये तब होगा, ठीक है। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टेड द इलेक्शन, तो ये स्टेटमेंट है आपकी सही। अगला क्वेश्चन क्या है,
इसमें बताया जा रहा है कि जब चुनाव स्टार्ट होता है ना इस देश में, उसको लेके कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो जो पहली वाली है ना वही सबसे सही है। ठीक, क्या चीज बोला जा रहा है? अब होता है कि जब भी चुनाव कराना होता है, चुनाव की सिफारिश कौन करता है? वो करती है आपकी केंद्र सरकार। ठीक है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ना वो सिफारिश करेगी। लेकिन चुनाव की जो आपकी अधिसूचना, जो नोटिफिकेशन है, वो कौन निकालेगा? वो निकालेगा आपका इलेक्शन कमीशन, कि कौन सी तारीख में डेट होनी, कौन सी डेट पे कौन सा इलेक्शन होगा, कितने चरणों में इलेक्शन होगा, ठीक है, कब कौन सी सीट पे चुनाव होना। तो ये सब कौन बताएगा? आपका चुनाव आयोग बताएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अब इसमें संविधान संशोधन के बारे में बात हो रही है और बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले जिन पर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रैटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट। अब देखो ये समझो जरा, हमारे देश में संविधान संशोधन के लिए कौन से आर्टिकल में बात करी गई है? आर्टिकल 368 में। तीन तरीके के संशोधन होते हैं। एक जो आपकी साधारण बहुमत से हो जाए, सिंपल मेजोरिटी से। ठीक, जितने लोग प्रेजेंट है उसमें सबसे ज्यादा लोग जो बोल देंगे वो हो जाएगा। जैसे इसमें कौन कौन से, कोई नया राज्य बनना है वो हो सकता है। कहीं पर आपकी जो विधान परिषद होती है उसको बनाना है, उसको भंग करना है, वो करा जा सकता है। दूसरा एक तरीका होता है जिसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या हो गया? 2/3 बहुमत। ठीक, फिर एक होता है, एक तरीके का आपका संशोधन होता है जिसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए होती है, 2/3 बहुमत। उसके बाद में क्या चाहिए होता है? जितने भी आधे राज्य, हमारे देश में कितने राज्य? 28 राज्य हैं, और 28 में से जो आधे राज्य हैं 14, उनसे भी पास कराना पड़ता है वो बिल। ठीक है, संविधान संशोधन आपका जो बिल होगा, विधेयक होगा। तो ये वाले जो है ना, एक तरीके का ये हो गया हाफ स्टेट्स। ये कब होता है? इसमें यही बोला जा रहा है, ये जो तरीका है इसमें किन किन चीजों के लिए स्पेशल बहुमत चाहिए आपकी और आधे राज्यों से उसको पास कराना। तो पहले तो अगर आपको कुछ चेंज करना हो, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ केंद्र के नहीं राज्यों के भी हैं, तो पहला भी सही है। फिर राज्यों की जो सीटें गई हुई हैं संसद में, जैसे उत्तर प्रदेश की 80 हैं, बिहार की 48, सबकी अलग अलग हैं, ठीक है, उसको चेंज करना हो तो वो भी सही है। फिर अगर कोई 7वीं अनुसूची में कोई सूची दे रखी, उसको उसमें कोई बदलाव करना है तो उसके लिए भी आपको आधे राज्यों से परमिशन लेनी पड़ेगी और स्पेशल मेजोरिटी से संसद में। ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? 3 लिस्ट दे रखी है। एक दे रखी है आपकी केंद्र सूची, संघ सूची, एक राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर जो अगर आपको जो विधान परिषद है ना उसको समाप्त करना, वो तो आप समझो साधारण बहुमत से हो सकता है। साधारण बहुमत से सिर्फ जो लोग बैठे हैं उसमें अगर जो मेजोरिटी है। ठीक, तो इसी वजह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन से वाला हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ए वाला, 1 2 एंड 3। तो यही थी आपके वीडियो। इस वीडियो में क्वेश्चंस देखिए, हम लोग कम क्वेश्चंस देख रहे हैं लेकिन अच्छे से 360 डिग्री ना उसको हम लोग समझ रहे हैं, सारा फैक्ट भी देख रहे हैं, कंसेप्ट, ताकि आपका पॉलिटी जो है बढ़िया तरीके से कवर हो जाए। आखिर में आपको ये बता दूं, यूपी पीसीएस 2024 के लिए हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। आप अगर एक जगह पे अपने घर पे रह के तैयारी करना चाहते हो, सब कुछ एक जगह पे मिल जाए, तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लो। पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा टॉपर जो दे रखे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस नहीं दिए, तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।